नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 17वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडमान डायरी। अंडमान डायरी श्रीकांत शर्मा के द्वारा है वो लिखी गई है। इसमें है वो किसका वर्णन है? हमारा देश एक खूबसूरती का संग्रहालय है जिसमें कल कल करती कहीं पे नदियां बह रही है, कहीं हरे भरे खेत हैं, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे पर्वत है, तो कहीं पे सागर है वो में लहरें है वो चल रही है। तो इसी में कहीं पे है वो पानी के बीच में है वो द्वीप है वो हमें दिखाई देते हैं। उसी द्वीप में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें अंडमान डायरी है जिसको है वो आज हम पढ़ेंगे। श्रीकांत शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब डायरी शैली है वो डायरी भी एक विधा है, जिस तरीके से कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, संस्मरण है, तो इसी तरीके से डायरी भी एक विधा है यानी एक कला है। तो उसको है वो हम समझते हैं। शनिवार 4 जनवरी 1986 यानी ये कब का समय है? शनिवार का दिन था। 4 जनवरी 1986 का समय। पोर्ट ब्लेयर। हर हंसी के पीछे आंसू होते हैं। कुछ आंसू यहाँ भी बहाए गए पोर्ट ब्लेयर में, जो कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था। यानी जगह जो है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर नाम से है। और कभी इसको है वो काला पानी की सजा है वो माना जाता था, लेकिन आज है वो पोर्ट ब्लेयर के बारे में ये है वो बात कर रहे। काला पानी हमारी भाषा का एक मुहावरा बन गया, सुदूर निष्कासित जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं हो। यानी काला पानी की सजा का मतलब इतना दूर सुदूर कि वापस लौटने का कोई आधार ना हो, कोई उम्मीद ना हो। मगर काला तो नहीं ये पानी, सुंदर है, हरा है, नीला है, चारों ओर द्वीप है। मूंगिया पहाड़ी द्वीप, मूंगिया यानी मूंगे के कलर का जो हरा है उसको है वो कहते हैं मूंगिया पहाड़ी द्वीप। जैसे समुद्र पर कछुए आसन मारकर बैठ गए हों और बैठे ही हों शताब्दियों से। 300 से अधिक द्वीप सुरम में मनोरम। फिर क्या काला था? सुरम में यानी बहुत सुंदर, और मनोरम यानी मन को लुभाने वाले। और वो कितने? यानी कम से कम 300 द्वीप है वो यहाँ पे। तो इतने सुंदर 300 द्वीप है, तो फिर ये काला कैसे हो सकता है? काले थे हिंदुस्तानी, हमारे पूर्वज, क्रांतिकारी, देशभक्त, जिन्हें गोरे शासक इसलिए यहां भेजते थे कि उन्हें देश प्रेम का मजा चखाया जाए। उन्हें पता चले कि यंत्रणा यानी पीड़ा, या जो सजा है पीड़ा, ऐसा यंत्रणा, मानवीय यंत्रणा क्या होती है। अपराह्न जब मैं अपराह्न यानी दोपहर के बाद का समय, तो अपराह्न जब मैं सेल्युलर जेल गया तो मैंने देखा अपनी सभ्यता पर नाज करने वाले अंग्रेज कितने कुरूप, बदशक्ल, मनहूस, अमानुषिक कारागृह खड़े कर सकते हैं। मानवीय स्वतंत्रता की पक्षधरता का दावा करने वाली गोरी जाति किस तरह इंसान को उन सिकंजों में एक नहीं दो दो दशक, 10-10, 20-20 वर्ष कैद कर रख सकती है। इन सिकंजों में जहां से कोई निकल नहीं सकता और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यानी वो जो द्वीप समय है चारों तरफ से है वो पानी से घिरा हुआ, वहां पे सिकंजों में 10-10, 20-20 वर्षों तक है वो उनको कैद करके रखना। तो ऐसा है वो, वहां से बाहर जाने का या वहां से निकलने का कोई है वो प्रवेश नहीं, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पे बाहरी कोई व्यक्ति है वो वहां पे आ नहीं सकता और वहां से कोई निकल नहीं सकता। एक पतली सी सूरज की किरण को छोड़कर जो संसार को सुख भरी नींद से जगाती है। लोग बाग अंगड़ाइयां लेते ओठों पर मुस्कान लिए उठते हैं। किरण जो औरों के लिए आशा का संदेश लिए आती है, इन अभागों के लिए जो यहाँ अंडमान में काला पानी भोग रहे थे, सुबह कभी कोई आशा का संदेश नहीं लाई, और शाम आई तो वह भी डरती डरती उनकी कोठरियों की दहलीज पर एक स्वप्न मात्र रख गई। आजादी का स्वप्न, दहलीज यानी देहरी या जो दरवाजे की जो चौखट होती है वहां पर, जिसे उन्होंने बरसों देखा, संजो कर रखा। आखिर इस स्वप्न के लिए ही तो उन्होंने सजाएं भोगी थी।
यानी इस स्वप्न के लिए ही तो उन्होंने सजाएं भोगी थी। उनका जुर्म अपराध क्या था? उन्होंने स्वप्न देखा था और वे उसे असलियत में परिणत करना चाहते थे। कितनों ने दम तोड़ दिया भूख और बीमारी से। क्या देते थे उन्हें वे भोजन के नाम पर? मुझे बताया गया कि रात को लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे या गालियां। दूसरे सवेरे जब अंग्रेज जेलर के सामने उनकी पेशी होती थी, मगर किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। यानी हथियार डालने का मुहावरा गलत होगा। तो किसी ने है वो आत्मसमर्पण है वो नहीं किया। हथियार थे ही कहाँ उनके पास? नीचे की 4 कोठरियां काल कोठरियां है, जहां उन्हें फांसी से पहले रखा जाता था। इन काल कोठरियों के ठीक सामने कुछ ही कदम की दूरी पर फांसी घर है। बाहर एक चबूतरा। फांसी के पहले तड़के कैदी को इस चबूतरे पर लाया जाता था। अंग्रेज बड़े उदार थे। मौत के पहले कुछ क्षण वे आदमी को खुली हवा में सांस लेने की छूट देते थे। वे बड़े धर्म भीरू थे, है न? तभी तो कैदी को स्नान ध्यान कराया जाता था। गीता बाइबल कुरान के पाठ की सुविधा दी जाती थी। और उनके स्वतंत्रता प्रेम की तो अन्यत्र कोई मिसाल ही नहीं। फांसी पर चढ़ाने के पहले पूछते थे अंतिम इच्छा। उनसे फांसी पे चढ़ाने से पहले उनसे क्या पूछते? अंतिम इच्छा। कितनों ने उत्तर दिया होगा आजादी, क्या उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की? शेक्सपियर के नाटकों में ट्रेजेडी ट्रेजेडी रहती है, कॉमेडी कॉमेडी। मगर वे शेक्सपियर को घर भूल आए थे। यहाँ आकर उन्होंने सीखा था ट्रेजेडी को कॉमेडी में और कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदलना। तभी तो वे फांसी की सुबह तमाम कोठरियों के द्वार खोल देते थे, ताकि बाहरी सिकंजों से कैदी देख सके अपना भविष्य। फांसी आजादी की मांग, कि आजादी की मांग से है वो क्या मिलता है? उस फांसी को है वो अपनी आंखों से अपनी नजरों से है वो देख सकें। करने वालों का भविष्य फांसी। विदेशी शासकों को बाहर खदेड़ने का मंसूबा रखने वालों का भविष्य फांसी। फांसी पर चढ़ने का हौसला रखने वालों का भविष्य फांसी। और फांसी की रस्सियों की परवाह न करने वालों का भविष्य फांसी। यानी सबका एक ही भविष्य था और वो क्या था? फांसी। मंसूबा यानी इरादा या इच्छा। देखो तुम्हें इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। यानी उनको ये दिखाया जाता कि देखो तुम्हें इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। देखो फांसी पर लटक कर तुम्हारी जीभ, आजादी का नारा लगाने वाली जीभ इसी तरह बाहर निकल जाएगी। तुम्हारी जो जीभ है इसी तरह बाहर निकल जाएगी, ये उनको दिखाया जाता। देखो अपना हश्र देखो, देखो अपनी लड़ाई का हश्र देखो, देखो अपने देश का हश्र देखो। देखो हम तुम्हें किस तरह नहला धुलाकर पवित्र करते हैं। हश्र मतलब अंत। गंगा जल नहीं हुआ तो क्या हुआ? काला पानी तो है। और अब तुम्हें इस लोक में भेजते हैं। यानी अब तुम्हें उस लोक में भेजते हैं जहां फांसी नहीं होती। कम से कम आजादी, चीख पड़ने पर फांसी नहीं होती, जहां कोड़े नहीं लगाए जाते। नरक में जरूर लगाए जाते हैं, मगर अंडमान आने के बाद नरक जाने की जरूरत ही क्या? जहां वह शरीर ही नहीं जिसे लटकाया जा सके। और रोज ही या अक्सर यह दृश्य दोहराया जाता। फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था है। यानी जो फांसी घर बनाया गया था उसमें एक साथ में 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी। तो ऐसा घर है वो, वहां पे फांसी घर बनाया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार 3-3 व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी जाती थी। फांसी के पहले कितनी चीखों से आस आसमान भर गया होगा। कुछ रोए होंगे, कुछ चिल्लाए होंगे, कुछ ने नारा लगाया होगा, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। जिन्होंने ये नारे लगाए वे पागल थे। कोई विक्षिप्त यानी पागल व्यक्ति ही स्वयं को खतरे में डालता है। समझदार कोई जोखिम नहीं उठाते, कोई खतरा मोल नहीं लेते।
चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। फांसी घर के सामने की कारा की दूसरी मंजिल की सबसे अंतिम कोठरी सावरकर की थी, जिन्हें सबसे खतरनाक कैदी माना जाता था। 1910 में उन्हें यहाँ लाया गया। 1921 में इस जेल से उनकी रिहाई हुई। उनकी कोठरी को एक लोहे की दीवार खड़ी करके कारागार से अलग कर दिया गया था। कोई भी कोशिश कामयाब न हो भाग निकलने की। बरसों यहाँ रहने के बावजूद सावरकर को यह न मालूम हो सका कि उनके भाई भी इसी कारागार में कैद है, यानी इसी कारागार में उनके भाई भी कैद है, ये उन्हें मालूम नहीं था। मेरे मन में सावरकर के प्रति पूर्वग्रह था, क्योंकि उनका संबंध हिंदू महासभा से रहा। मैंने यह नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश सांप्रदायिकता नहीं, अस्मिता यानी अपना अस्तित्व की तलाश सांप्रदायिकता नहीं, कम से कम ऐसा व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता जिसने देशभक्ति की इतनी बड़ी सजा भोगी हो। जेल के बाहर सावरकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। मेरा सिर झुक गया श्रद्धा में और कुछ शर्म में। हम कितने शीघ्र दूसरों के विषय में फतवा देते हैं। फतवा यानी ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इस्लामी कानून की रोशनी में हुक्म जारी करना, यानी हुक्म देना, आदेश देना। और अगर तर्क के जरिए तुम लोग यह प्रमाणित कर भी लो कि सावरकर सांप्रदायिक थे, तो मुझे तुम्हारा तर्क मंजूर नहीं। मैं कवि हूं, मैं तर्क नहीं जीता। मेरे लिए सावरकर वह व्यक्ति है जो हाथों पैरों में हथकड़ी बेड़ी पहने बरसों इस भयानक कोठरी के अंधेरे में कैद रहा, मगर न वाणी अवरुद्ध हुई न आत्मा। शाम हो चली है, समुद्र पर चिड़िया मंडरा रही है, हजारों की तादाद में। कौन जानता है ये हमारे पूर्वजों की मृतात्माएं हों, यानी हमारे जो पूर्वज है उनकी मृत आत्माएं हैं वो यहाँ पे घूम रही हो। कुछ मेरी खिड़की के शीशों से आकर टकरा जाती है या वे मुझे जगा रही है। गहरी नींद से जागो तुम, नींद में हो, यानी जागो तुम नींद में हो। नींद में चल रहे हो, नींद में लिख रहे हो, नींद में जीवन जी रहे हो। जीवन वह है जो इस सिकंजों में रहने वालों ने जिया। मैंने अपने कमरे की बत्तियां नहीं जलाई। रहने दो ये अंधकार, होने दो पूर्वजों से मृत आत्माओं से यह संवाद। नीचे पहाड़ी के नीचे समुद्र है, पानी दूर तक फैला पानी। अरे ये तो सचमुच काला हो चला यह पानी, यानी किस तरीके से उसको काला पानी है वो माना जाता, इसके बारे में अंडमान डायरी में है वो लिखा गया है। अब इसकी भाषा एवं शैली की अगर बात की जाए तो इस पाठ की भाषा बहुत सरल और प्रवाह युक्त है। लेखक के भाषा प्रयोग को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। श्रीकांत वर्मा मूलतः कवि है, लेकिन उन्होंने आजीवन पत्रकार कर्म का निर्वहन भी किया है, यानी आजीवन उन्होंने पत्रकार का है वो निर्वहन किया है। पत्रकार जो आजीविका है, तो आजीवन है वो उन्होंने पत्रकार कर्म का क्या किया है, निर्वहन किया है। इसीलिए अंडमान डायरी एक और भावुकता का अनूठा नमूना प्रस्तुत करती है, दूसरी तरफ इसका गद्य रिपोर्टिंग का भी आनंद लेता है। इस पाठ में अभिधा और व्यंजना का खूबसूरत संगम है, यानी अभिधा शब्द शक्ति भी है और व्यंजना का, इन दोनों का एक खूबसूरत है वो संगम दिखाई देता है। भावना के आवेग में लेखक तत्सम तद्भव देशज विदेशज किसी शब्द से बचने की कोशिश नहीं करते हैं। इस मामले में श्रीकांत वर्मा भाषा के जादूगर है। उनकी भाषा भाव की अनुगामिनी है। प्रसंगानुकूल भाषा के कारण पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। शब्द इतने जटिल नहीं है कि शब्दकोश उलटना पड़े या अर्थ ग्रहण में कठिनाई हो। पूरी डायरी में 3 शब्द अंग्रेजी के हैं, जेलर, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ये पाठ यात्रा का भी आभास देती है, यानी ये पाठ है वो किसका आभास देती है, एक यात्रा का भी आभास देती है।
इसलिए वर्णन में समुद्र के दृश्यों, स्थानों की संरचना, परिंदों की उड़ान का सम्मोहक वर्णन है। श्रीकांत वर्मा की भाषा तत्सम प्रधान है। पूरे पाठ में ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जैसे द्वीप, निष्कासित, सुरम्य, मनोरम, यंत्रणा, कारागृह, दशक, इच्छा, व्यवस्था, क्रांति, विक्षिप्त, अस्मिता, वाणी, अवरुद्ध, आत्मा, पूर्वज, मृत आत्मा, संवाद। उर्दू के जो शब्द लोक में घुल मिल गए हैं, सहज ही पाठ में मौजूद है। उदाहरण देखें, बदशक्ल, मनहूस, उम्मीद, जुर्म, तलाश, पेशाब, पेशी, आज़ादी, हौसला, परवाह है, इनकलाब, जोखिम, मंजिल, कामयाब आदि। यानी ये उर्दू के भी शब्द है वो जो हमारी भाषा में घुल मिल से गए हैं, उनको भी है वो इसमें शामिल किया गया है। डायरी में दो जगहों पर मुहावरे का स्वाभाविक प्रयोग है, लेकिन ये मुहावरे लोक में बहुप्रचलित है। हथियार डालना और फूंक फूंक कर पीना। श्रीकांत वर्मा छोटे वाक्यों के कुशल प्रयोक्ता है। यानी श्रीकांत वर्मा है वो छोटे वाक्यों के, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात को कहना, ये इनकी पहचान है। तो प्रयोक्ता है। पूरा पाठ ही छोटे वाक्यों का खजाना है। पूरा पाठ जो है वो छोटे छोटे वाक्यों का क्या है, खजाना है। तो ये थी अंडमान डायरी, जिसको आपने है वो पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।